वर्तमान समय में सिंधु घाटी के सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। आज तक हमने भारत के बारे में केवल ये सुना था कि भारत का इतिहास बहुत पुराना है, मगर सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में पता चलने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत का इतिहास 8000 साल से भी अधिक पुराना है। आपको ये बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही वेल डेवलप्ड थी। उनके पास आधुनिक मकान थे, सार्वजनिक स्नानागार थे, पहला शौचालय सिंधु घाटी में ही बना था। ऐसा माना जाता है कि नगर में पानी की व्यवस्था थी, गटार की व्यवस्था भी थी, पर आज ये सभ्यता समाप्त हो गई है। इतिहास में ऐसी कोई सभ्यता थी, इस बात की गवाही धरती से मिले अवशेष से पता चलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया? दरअसल सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत 8000 साल पहले हुई थी और इसका विनाश 4000 साल बाद हुआ। यानी इस सभ्यता ने अपना पूर्ण विकास 4000 सालों में पूरा किया था। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता के में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके पतन के कारण भी जानेंगे। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानियां बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इस काम में जुटे लोगों को अचानक हड़प्पा पुरास्थित स्थल मिल गया, जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ये एक खंडर बिल्डिंग है जहाँ पे अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर उन्होंने वहाँ से ईंटें उखाड़ कर ले गए और उन्होंने उसका उपयोग रेलवे लाइन बिछाने में कर दिया। इस तरह कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद 1920 के शुरुआत में जब पुरातत्व विभाग को इस स्थल का पता चला, तो उन्होंने एक खंडर उपमहाद्वीपीय शहरों से सबसे पुराना शहर है ऐसा पता लगाया और क्योंकि इस इलाके का नाम हड़प्पा था, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ गया। आइए जानते हैं क्या थी इस नगर की विशेषताएं। इन नगरों को कई को तो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा दिया गया है, जिससे प्राय पश्चिमी हिस्सा छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था और पूर्वी का हिस्सा बड़ा है लेकिन निचले हिस्सों में था। ऊंचाई वाले हिस्सों को पुरातत्व विभाग में नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां बड़ी ही पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इमारत में लगाई गई ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकाई गई थी और उनकी चुनाई इस तरह की गई थी कि हजारों साल के बाद भी ये दीवारें मजबूत है। कुछ नगरों के दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर बोला जाए तो मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्व विभाग महास्नानागार बोलते हैं। तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर से चारकोल की परत लगाई गई थी। इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इससे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वो लोग उसी समय किसी विशिष्ट दिनों में यहाँ पे स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। संभवतः यहाँ यज्ञ भी किए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार घर भी मिले हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इस अलावा अधिकांश घर में अलग अलग स्नानागार भी होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं, जिन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की सी ढलान भी होती थी ताकि पानी आगे निकल सके और हर घर की नाली को मेन नाली से जोड़ा गया था। बाद में बड़े बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने से कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल भी बनाए गए थे, जिसके जरिए इसकी देखभाल या मेंटेनेंस किया जा सकता था। ये सब प्लानिंग और ये बातें देखकर ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 4,500 साल पहले भी कितनी विकसित रही होंगी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी ही हलचल रहा करती होंगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहा करते होंगे जो नगर की खास इमारतों को बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ शासक भी थे और ये भी संभव है कि शासक लोग
लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते होंगे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी जैसे आभूषणों को अपने पास रखते होंगे। इस नगर में लिपिक भी थे, मोहरों में तो लिखते थे और शायद अन्य कई चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो आज तक नहीं बच पाई। इसके अलावा नगर में शिल्पकार और मूर्तिकार भी रहते थे जो घरों पर और अन्य जगहों पर चित्र बनाते थे। उस समय के लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी चीजें को वो लाते होंगे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दरमियान मिट्टी से बने कुछ चीजें मिलती है। शायद ये बच्चों के खिलौने हो सकते हैं। पुरातत्व विभाग को हड़प्पा से जो जो वस्तुएं मिली है वह मुख्यतः पत्थर, शंख, तावे, कांसे, सोने और चांदी की बनाई गई थी। तावे और कांसों से औजार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में से एक है मटके, बाट और फलक है। हड़प्पा सभ्यताओं के लोग पत्थरों से मुहरे बनाया करते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे जिसके ऊपर काले रंग से बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को वो दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से वह तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसका मतलब ये है कि हजारों साल पहले हड़प्पा संस्कृति के लोग आयात निर्यात का व्यापार भी करते थे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाहे लोग शहरों में रहने वाले शासक, लेखक, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, दाल, मटर आदि सामान उगाते थे। उस समय की खेती के जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा सभ्यता के काल के हाल तो नहीं बच पाए क्योंकि मुख्यतः वो लकड़ी से बनाए जाते होंगे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इससे ये साबित होता है कि उस समय के लोग खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग गाय, भैंस, भेड़ या बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे माह में पशुओं को चारा और पानी के तलाश में दूर दूर तक लेकर जाते थे। वे बेर जैसे फलों को एकत्रित करते थे, मछलियां भी पकड़ते थे और हिरन जैसे प्राणियों के शिकार भी करते थे। गुजरात के कच्छ इलाके में खादीर वेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त किए थे, लेकिन धोलावीरा नगर 3 भागों में बटा हुआ मिलता है। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी बनाए गए थे। इस नगर में एक बड़ा खुला मैदान है जहां शायद सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों पर हड़प्पा लिपि में बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। गुजरात की खमावत की खाड़ी में मिलने वाली सागरमती के एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर वसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था। ये पत्थरों, शंखों तथा धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला था। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मटके बनाए जाते थे। वहाँ पत्थरों के टुकड़े, आधे अधूरे मनके और मटके मिले हैं और कई पूरे हुए मटके भी मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यताओं में औरतों को काफ़ी मान सम्मान हुआ करता था। सिंधु घाटी के खुदाई के दरमियान औरतों के ढेर सारी मूर्तियां मिली है। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में
औरतों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। ये भी माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोग काफ़ी धार्मिक हुआ करते थे और औरतों को देवी का रूप मानते थे। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि खुदाई के दरमियान एक भी मंदिर नहीं मिला। इसका जवाब इतिहासकार देते हैं कि शायद ये लोग अपने खेत, आग और पानी और पेड़ की पूजा करते होंगे। सिंधु घाटी के लोग मांसाहार भी किया करते थे। अभी अभी हालांकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग में अपने संशोधन में ये पता लगाया है कि सिंधु घाटी के लोग खानपान के मामले में मांसाहारी थे। उनकी अधिकांश प्रजाति मोटी हुआ करती थी। वह मांस में गाय, भैंस, बकरी के मांस खाते थे। सिंधु घाटी के खुदाई के दरमियान आसपास के इलाकों में 50 to 60% गाय भैंस की हड्डियां मिली है, जबकि 10% बकरियों की हड्डियां मिली है। इससे साबित होता है कि सिंधु घाटी के लोग मांस खाते थे। ऐसी बात नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग केवल मांस ही खाते थे, बल्कि वहाँ खेती भी भरपूर मात्रा में होती थी। सिंधु घाटी में मुख्य फसल होते थे चावल, गेहूँ, जौ, अंगूर, खीरा, बैंगन, सरसों आदि, जिसका पूरा प्रमाण वहाँ मिल जाता है। सिंधु घाटी के खुदाई के दरमियान कौन से शहर मिले थे, आइए जानते हैं। लोथल गुजरात, चन्नूदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान, सूत कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, कालीबंगा राजस्थान में, बनौली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में, सूरकोटदा गुजरात के कच्छ में। दोस्तों, इतनी विकसित थी हड़प्पा यानी सिंध घाटी की संस्कृति। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये संस्कृति का पतन हो गया? वैसे अब तक वैज्ञानिक सटीक रूप से कोई कारण बता नहीं पा रहे हैं सिंधु घाटी के पतन का कारण क्या था। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों के अनुमान से मौसम के परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। चलिए विस्तार से जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे खत्म हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों के अनुसार 4000 साल पहले पतन एक बार में नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके 400 सालों में ये पतन हुआ था। दरअसल सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा भी कहते हैं, सिंधु नदी के किनारे बसी थी। वहाँ सिंधु नदी का आखिरी छोर था। वहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत सूखा पड़ जाता था और बदल के मौसम के साथ अनियमित रूप से बारिश होती थी, जिसकी वजह से खेती करना लगभग मुश्किल हो चुका था। अंततः ये सभी लोगों को उत्तर भारत की तरफ जाना पड़ा, मगर यहाँ पर भी इन लोगों का गुजारा नहीं हुआ। अंत में वो धीरे धीरे करीब 900 सालों में इस सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि बार बार बाढ़ आना। बहुत से भूशास्त्रज्ञों का ये मानना है कि सिंधु नदी के बार बार आने वाली बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी के सभ्यता का अंत हुआ था। बहुत से पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सिंधु घाटी का अंत बार बार आने वाले भूकंप की वजह से हुआ था। कुछ शास्त्रज्ञों का ऐसा भी मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में अचानक आए हुए संक्रमण रोग फैल गया, जिसकी वजह से पूरी सभ्यता का अंत हो गया। इसके साथ साथ कई इतिहासकारों का मानना यह है कि पश्चिमी लोगों के आक्रमण के वजह से भी सिंधु घाटी के सभ्यता का अंत हुआ था, क्योंकि वहाँ बार बार पश्चिमी लोगों का आक्रमण हुआ करता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहेगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।